फ्रेंड्स, हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की 2 वीडियो सीरीज में जाना कि 1870 से पहले विज्ञान जहां तक खोज की थी, उस समय की जानकारी से यह जाना कि प्रत्येक जीव पहले से मौजूद अपने पूर्वज द्वारा ही पैदा होता है। 1870 के बाद वैज्ञानिकों ने यह सोचना शुरू किया कि अगर सभी जीवों का जन्म पहले से मौजूद उनके पूर्वज द्वारा होता है तो जो सबसे पहला पूर्वज था उसका अस्तित्व कैसे आया। इस सवाल को सुलझाने के लिए हक्सले ने एबायोजेनेसिस का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जीवित प्राणियों का जन्म पहले से मौजूद जीवित पदार्थ से होता है और यही जीवित पदार्थ उस जीव को रंग, रूप और आकार देता है। लेकिन जिसे हम जीवित पदार्थ समझ रहे हैं, शायद हो सकता है वह जीवित पदार्थ पैदा होने से पहले जीवित ना हो। इसके बाद हैल्डेन ने कहा कि जब धरती बनी तो उस समय चारों तरफ बड़े बड़े ज्वालामुखी फूट रहे थे और चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस फैली पड़ी थी। उल्का पिंड की बौछार के बाद धरती पर पानी आया और यही पानी भाप बनकर के ऊपर गया और ठंडा होकर के धरती पर वापस बरसा। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ ही साथ पानी मिल करके एक सूप बनाया और इस सूप को हैल्डेन सूप नाम दिया गया। इस हैल्डेन सूप पर लगातार आकाश से शक्तिशाली बिजली और परावैगनी किरणें गर्म सूप पर टकराईं, जिसकी वजह से गर्म सूप के धीरे धीरे ठंडा होने के बाद विभिन्न प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड्स का जन्म हुआ। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों तक चली और इस टाइम पीरियड में खुद को कॉपी करने वाले मॉलिक्यूल्स का जन्म हुआ और धीरे धीरे इन्हीं के क्रमागत विकास की वजह से धरती पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, 1950 ईस्वी में मिलर ने शुरुआती पृथ्वी पर जैसा वातावरण था वैसा वातावरण प्रयोगशाला के अंदर बनाया और सिद्ध किया कि वाकई शुरुआती धरती जैसा वातावरण तैयार करने से जीवन के लिए आवश्यक कंपाउंड्स जैसे कि एमिनो एसिड पैदा हो सकते हैं और यही एमिनो एसिड डीएनए, आरएनए बनाते हैं और यही डीएनए किसी भी जीव के शरीर की रचना करते हैं। तो दोस्तों, जीवन धरती पर कैसे पैदा हुआ, इसकी और भी जानकारी की तलाश में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1977 ईस्वी में 2 स्पेस प्रोब अंतरिक्ष में भेजे, जिसका नाम वायेजर 1 और वायेजर 2 था। वायेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को और वायेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को स्पेस में भेजा गया। वायेजर 1 का मिशन था कि वह जुपिटर और सैटर्न से होकर गुजरे और गुजरते हुए उनकी चंद्रमाओं की ज्वालामुखी की खोज करे और साथ ही साथ धूल मिट्टी के वातावरण और डिस्क में मौजूद तत्व की खोज करे। और वायेजर 2 का मिशन था कि यूरेनस और नेपच्यून को एक साथ उनकी चंद्रमाओं के वातावरण की खोज करे। इस मिशन से वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जो उन्हें एक और स्पेस प्रोब अंतरिक्ष में भेजने के लिए मजबूर किया। इसलिए वैज्ञानिकों ने 1997 ईस्वी में कैसिनी हाइजेंस नाम का एक स्पेस प्रोब अंतरिक्ष में भेजा और यह स्पेस प्रोब सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के वातावरण की खोज के लिए भेजा गया था। जब कैसिनी हाइजेंस सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के वायुमंडल में प्रवेश किया तो इस स्पेस प्रोब के हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी। कैसिनी ने यह बताया कि टाइटन का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। इसने दूसरी जानकारी दी कि टाइटन का एटमॉस्फेयर रासायनिक रूप से भी अत्यंत सक्रिय है और साथ ही साथ यह कार्बनिक कंपाउंड से भरा पड़ा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी जीव के अंदर कोई भी केमिकल्स होता है कार्बन से ही मिलकर बना होता है और जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन तत्व बहुत ही जरूरी तत्व है। कैसिनी हाइजेंस ने तीसरी जानकारी दी कि टाइटन वायुमंडल के धूल, जल वाष्प, गैस को लेकर के जब कैसिनी हाइजेंस ने स्टैनली मिलर के प्रयोग को दोहराया तो इस प्रयोग में कई ऐसे महत्वपूर्ण कंपाउंड्स मिले जो जीवन की शुरुआत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और साथ ही साथ टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और ईथर गैस भी पाई गई। इस प्रकार वैज्ञानिकों को पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में जीवन पैदा हो सकता है। टाइटन की सतह के नीचे पानी तरल अवस्था में हो सकता है और इस पानी में जीवन पनपने के लिए पर्याप्त रसायन भी मौजूद हो सकते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा तैयार यह मॉडल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसका पता लगाने के लिए एक बेहतर मॉडल हो सकता है। तो दोस्तों, मिलर के इस प्रयोग के कई वर्षों के बाद एक और वैज्ञानिक सिडनी फॉक्स ने यह दिखाया कि एमिनो एसिड जो पृथ्वी के गर्म और विकिरण वाले वातावरण में बनते हैं, ये पॉलीमर्स बनाने के लिए एक साथ जुड़ सकते हैं
और जो पॉलीमर्स होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन के ही छोटे कंपाउंड्स होते हैं। सिडनी फॉक्स ने बताया कि ऐसा तब हुआ जब उन्होंने एमिनो एसिड को गर्म करके शुष्क मिट्टी की सतह पर रखा। प्राचीन पृथ्वी पर ऐसी स्थितियां पैदा हुई होंगी जो तालाब और मिट्टी के बीच समय के साथ ऐसे प्रोटीन पैदा हो सकते हैं जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कोशिका के बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे हम सेल कहते हैं। सेल के अंदर आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अलावा और भी कई अंग होते हैं। वैसे तो दोस्तों एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो डीएनए और आरएनए होता है वो किसी भी जीव के शरीर के निर्माण की सारी जानकारी उसके अंदर स्टोर होती है। तो दोस्तों जो बड़े जीव होते हैं यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो डीएनए का उपयोग करते हैं अपनी जानकारी को स्टोर करने के लिए, जबकि जो छोटे जीव होते हैं जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जीवों वो अपनी जानकारी को स्टोर करने के लिए आरएनए का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो अपनी जानकारी को स्टोर करने के लिए डीएनए का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार डीएनए और आरएनए किसी भी जीव के शरीर की रचना करते हैं। डीएनए और आरएनए की एक खासियत होती है कि ये दोनों ही खुद का डुप्लीकेट बना सकते हैं और इसी क्षमता के कारण ही वो किसी भी जीव के शरीर की रचना कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं डीएनए वर्ल्ड के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हेल्डेन ने कहा कि जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अमोनिया और पानी एक साथ मिक्स होकर के एक सूप बनाया और इस सूप का नाम उन्होंने हेल्डेन नाम दिया। और इस हेल्डेन सूप पर लाखों करोड़ों वर्षों तक बिजली और खतरनाक रेडिएशन की गिरने की वजह से ऊर्जा पहुंची और रासायनिक क्रियाएं शुरू हुई, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड्स का जन्म हुआ। पृथ्वी पर निरंतर विकास और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बड़े बड़े कार्बनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, क्योंकि जितना बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही अधिक उसमें क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्रियात्मक समूह यानी कि जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कई तत्व एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक चुंबक की तरह एक काम करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप चुंबक की तरह कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फेट यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ बांध कर रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे तत्व को खींच करके एक नया कंपाउंड्स बना सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप की इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फेट के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाए। इनके एक साथ जुड़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर एंजाइमेटिक कैपेबिलिटी आ गई और एंजाइमेटिक कैपेबिलिटी इज एबल टू कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एंजाइमेटिक कैपेबिलिटी आने की वजह से केमिकल रिएक्शन को और तेज करने की क्षमता आ गई और इस वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर खुद को कॉपी करने की क्षमता विकसित हो गई। इस वजह से प्राचीन पृथ्वी पर हेल्डेन सूप में रासायनिक क्रियाओं के चलते बहुत सारी विभिन्न प्रकार के अणुओं का यानी कि मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे खुद को कॉपी करने वाले मॉलिक्यूल्स विकसित हुए। तो दोस्तों जो सबसे पहला मॉलिक्यूल्स कॉपी करने वाला बना था तो उसमें जो है केवल क्रूड मॉलिक्यूल्स यानी कि कच्चे पदार्थों को कॉपी करने की क्षमता विकसित हुई थी। इसके बाद यह खुद को कॉपी करने की क्षमता विकसित हुई और धीरे धीरे यह कॉपी करने की क्षमता बेहतर और बेहतर होती चली गई। इसकी वजह से एक नया मॉलिक्यूल्स अपने पुराने वाले मॉलिक्यूल्स से बेहतर कॉपी करने की क्षमता विकसित करता चला गया। तो जो मॉलिक्यूल्स बेहतर तरीके से काम कर सकते थे कॉपी करने का, वे केवल कॉपी करने के काम में ही लग गए और बाकी के मॉलिक्यूल्स उसकी सहायता में लग गए। इस प्रकार धीरे धीरे ऐसे मॉलिक्यूल्स का विकास हुआ जो खुद को बेहतर ढंग से कॉपी कर सकता था और यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही और अंत में एक ऐसे मॉलिक्यूल्स का विकास हुआ जो खुद को बेहतर तरीके से कॉपी कर सकता है। अगर इस समय देखा जाए तो कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसकी कॉपी करने की क्षमता कोशिका के अंदर सबसे बेहतर होती है और आरएनए से भी बेहतर डीएनए की खुद को कॉपी करने की क्षमता होती है। इस प्रकार वैज्ञानिक कहते हैं कि आरएनए के निरंतर विकास की वजह से डीएनए एक कोशिका के अंदर बन पाया। तो दोस्तों इस समय धरती पर जो भी लाइफ मौजूद है, अगर देखा जाए तो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए डीएनए का उपयोग करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस समय जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे की जो दुनिया है वह डीएनए पर आधारित है और डीएनए आधारित इस क्रिएशन को हम डीएनए वर्ल्ड कहते हैं।
तो दोस्तों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए वर्ल्ड क्या है। तो दोस्तों अब तक जितनी भी जानकारियां हमने आपको दी, ये सारी जानकारियां पृथ्वी पर जीवन कैसे पैदा हुआ यह समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पृथ्वी पर जीवन कैसे पैदा हुआ इसके बारे में हम और भी जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।